खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। अवैध खनन रुकवाने गई टीम पर हमला कर 2 पुलिसकर्मियों को किया घायल। सरिस्का में टहला क्षेत्र का है मामला। महिला मरीज के परिजनों ने सुरक्षा गार्ड सहित चिकित्सा कर्मियों को पीटा। काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में घटना के बाद स्टाफ ने दिया धरना। कार की टक्कर से पलटे ई रिक्शा के नीचे दबकर बालिका की गई जान। स्कीम 10 जैन मंदिर मोड़ के पास हुआ दर्दनाक हादसा। और डंपिंग यार्ड भरने के बाद सड़क किनारे कचरा डालने से फैल रहा प्रदूषण। अम्बेडकर नगर के समीप स्थित यार्ड समय पर नहीं हो रहा खाली। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर में टहला थाना क्षेत्र के सरिस्का टाइगर रिजर्व में अवैध खनन रुकवाने पहुंची टीम पर हमले का मामला सामने आया है। यहां महिलाओं सहित करीब 15 से 20 लोगों ने पुलिस, वन एवं खनिज विभाग के कर्मचारियों पर लाठी डंडों से वार किया। सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई और इस हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। वहीं खनन माफिया ने सबूत मिटाने के लिए लाइमस्टोन और मार्बल से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी मौके पर ही खाली कर दिया। घटना बलदेवगढ़ गांव की है। टहला थाने के एसआई भौरेलाल ने बताया कि सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में अवैध खनन की सूचना मिली थी। इस पर वन एवं खनन विभाग की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करने पुलिस यहां पहुंची। टीम ने बलदेवगढ़ क्षेत्र में जाकर चौमुखा भैरव मंदिर के पास लाइमस्टोन और मार्बल से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां रुकवाने की कोशिश की। इस पर रमाकांत और लेखराज गुर्जर नाम के 2 ड्राइवर ट्रॉली छोड़कर भाग गए। पुलिस टीम ट्रॉली जब्त करने की वीडियोग्राफी कर रही थी। इसी दौरान करीब 15 से 20 लोग वहां पहुंचे और लाठी डंडों एवं पत्थरों से हमला कर दिया। साथ ही पुलिस की सरकारी बोलेरो में भी तोड़फोड़ कर शीशे तोड़ दिए। हमले में कांस्टेबल राकेश कुमार और आशीष कुमार घायल हो गए। खनन माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के टायरों की हवा निकाल दी। इसके बाद ट्रॉलियों को डंपर की मदद से पलटकर अवैध खनिज मौके पर ही खाली कर दिया, जिससे सबूत नष्ट किए जा सकें। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने एक जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 कंप्रेसर ड्रिलिंग मशीन जब्त कर ली है। साथ ही हमलावरों की तलाश की जा रही है। और वहीं अलवर के काला कुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक महिला मरीज के पति ने गार्ड से मारपीट की। साथ ही बीच बचाव करने आए अन्य कर्मचारियों से हाथापाई भी की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा दूसरे मरीज के परिजन ने खिड़की का कांच तोड़ दिया। इन दोनों घटनाओं के विरोध में शनिवार सुबह अस्पताल का स्टाफ धरने पर बैठ गया। साथ ही पुलिस से 24 घंटे में मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग उठाई गई है। उधर अरावली विहार थाना प्रभारी के अनुसार मारपीट की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं नर्सिंग ऑफिसर कपिल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार देर शाम भाकेड़ा निवासी महिला बसमीना खान की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। वह हॉस्पिटल परिसर में ही बेंच पर आकर बैठी थी। अचानक उसका पति आकर महिला से गाली गलौज करने लगा। गार्ड ने उसे टोका तो युवक ने गार्ड से हाथापाई कर दी। कुछ ही देर बाद महिला के पति ने 4-5 अन्य लोगों को बुलाकर गार्ड और अन्य कर्मचारियों से मारपीट की। एक महिला सफाई कर्मी मोनिका और तकनीकी कर्मचारी जयप्रकाश से भी हाथापाई की गई। मामला सर, मैं सुबह यहाँ मॉर्निंग ड्यूटी करके अपने घर चले गया था, लेकिन जो संज्ञान में आज सुबह आया है वो ये है कि हमारे जो गार्ड साहब हैं, एक जो महिला जो कपल थी, एक जिसके कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो यहाँ बेड पर लेटी हुई, तो उसका पति आकर उसे गाली गलौज करने लगा, उसके साथ मारपीट जैसी नौबत करने लगा। तो हमारे जो इवनिंग ड्यूटी में जो गार्ड है महेश शर्मा जी, उनने कहा कि यहाँ पर ऐसी बदतमीजी मत करो, आप यहाँ से बाहर चल के बात कर लो, और आप ऐसे महिला से ऐसे हमारे सामने हाथापाई नहीं कर सकते। तो इनके साथ उन्होंने मारपीट करी, बदतमीजी करी, धक्का दे के इनको गिरा दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि फ़ोन करके 5-7 लोगों को बुलाया। उन्होंने हमारे गार्ड साहब से और हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट के जो टेक्नीशियन है जयप्रकाश, उनके साथ मारपीटी करी। और हमारी जो मोनिका जी, जो इवनिंग ड्यूटी में जो हमारे स्वीपर थी, महिला कर्मचारी, उनके साथ मारपीट करी। और उनके जो स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा आप, उनके नखूनों के निशान भी हैं, स्क्रैच मार्क उनके बॉडी पर हैं, वो उनके कपड़े फाड़े गए। अच्छा, पुलिस का क्या रोल है इसमें? अब पुलिस का रोल तो ये है कि यहाँ से गए थे, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है कि जो
अभी हमने लिख के दी है और वो अभी हुई नहीं है वो, मतलब ऐसे बता रहे हैं क्या कुर्बान वगैरह पकड़ी हाँ। ऐसा मामला है क्या कुछ? फिर कोई रात को भी कोई एक हादसा हुआ है, वो लोग दोबारा वहाँ से छूट के दोबारा आए हैं तो उन्होंने फिर भी बदतमीजी करी है, गाली गलौज की है, पुलिस के साथ बदतमीजी की है पुलिस क्या? के साथ भी कोई रात को प्रकरण हुआ है एक। कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो पड़ोस के ही हैं, उन्होंने हमारे गार्ड्स को महेश शर्मा जी को और मोनिका स्वीपर और जयप्रकाश गुजर, तीनों के साथ मारपीट करी, बाहर ले जा के पीटा, महिला होते सोते उसके कपड़े फाड़े गए। इस तरह की घटना निंदनीय है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि 48 घंटे के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन की राह पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि 48 घंटे तक अपना कार्य सुचारू रूप से करें। अपन नर्सेज पैसे से है, सभी सेवाभावी लोग हैं, जो भी अपन स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ सब सेवाभावी लोग हैं। अपन ने प्रशासन को 48 घंटे दिया है, नहीं तो फिर अपन को अगर अपने पर कार्रवाई नहीं होती इस पे तो हम वापस आंदोलन की राह पे जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ अस्पताल में कल शाम को 4:30 पौने 5 बजे के आसपास स्टाफ और मरीज के साथ में झगड़ा हुआ और मुझे ये बताया गया कि भाई मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था। उनको मतलब बचाव करने के लिए और बाहर झगड़ा करने के लिए गार्ड अंदर आया और वो उसको गार्ड को मारपीट करने लगे। हमारे सफाई कर्मचारी था, वो भी उसके साथ मारपीट की गई और उन्होंने पता नहीं कितनी देर में फ़ोन कर दिया। 8-10 आदमी लोग आकर अंदर आ गए। तो गार्ड के वो बचाव करने के लिए आया तो दूसरा हमारे एक ऑक्सीजन प्लांट के ऑपरेटर है जयप्रकाश, उसको भी मारपीट किया। गार्ड को इनको सबको नीचे गिरा के और काफ़ी मारपीट की, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। हमारे स्टाफ के साथ भी बहुत ही मतलब गाली गलौज करना और मारपीट की गई, तो काफ़ी बात बढ़ गई और भीड़ हो गई, काफ़ी इकट्ठा हो गया। फिर इस मामले को ज़्यादा देखते हुए मुझे फ़ोन किया तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, पुलिस वाले आए और उनको लेके गए दोनों को। लेकिन हमारे गार्ड ने तो बचाव किया लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। तो इस बात पे हमारा स्टाफ काफ़ी खिलाफ हो रहा था और आज हड़ताल की गई। अब क्या आश्वासन मिला है? अब हमने ये कि FIR करवाई है और जो जिसके साथ मारपीट हुई है उसके खिलाफ मतलब उनका वो बयान लेके और आगे जांच कार्रवाई करेंगे। गत रात्रि में पेशेंट के परिजन और गार्ड के साथ झगड़ा होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, वो पाबंद करवा दिया गया है। और इस झगड़े को लेकर के मारपीट की घटना होना बताया गया है और एक रिपोर्ट दी है जिस पर प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की। अलवर में स्कीम 10 जैन मंदिर मोड़ पर ई रिक्शा को कार ने टक्कर मार दी। इसके चलते ई रिक्शा पलट गया और इसके नीचे दबने से 7वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। साथ ही इसमें बैठी मृतका की बहन बाल बाल बची। टक्कर मारने के बाद कार चालक फरार हो गया। यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास की है और CCTV में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार स्कीम 1 स्थित बाल भारती स्कूल से छुट्टी के बाद 13 साल की छवि गाबा और 16 वर्षीय चेष्टा गाबा ई रिक्शे से घर लौट रही थी। दोपहर करीब 1:30 बजे ई रिक्शा स्कीम 10 की तरफ टर्न लेने लगा, तब दूसरी तरफ से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हालांकि कार की स्पीड बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन टक्कर से ई रिक्शा पलट गया। 7वीं कक्षा की छात्रा छवि उछलकर रिक्शे के नीचे आ गई और उसके सिर में गंभीर चोट लगी। आसपास के दुकानदारों और लोगों ने बालिका को उठाया एवं जिला अस्पताल लाया गया। यहां छवि ने दम तोड़ दिया। हालांकि उसकी बड़ी बहन चेष्टा और रिक्शा चालक को अधिक चोटें नहीं आई। छवि के पिता प्रमोद अरोड़ा की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। यह दर्दनाक हादसे से परिवार गम में डूब गया है। मामला सर कुछ भी नहीं है। एक ई रिक्शा वाला था, हमारे बच्चे इस रिक्शे में आ रहे थे, वो उसने हमारे गली में टर्न लिया था। पीछे से बैलोन है वाइट कलर की, रैश ड्राइविंग करके आ रहा था और उसने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से बच्चा गिरा और ई रिक्शा उसके ऊपर दब गया। दोनों बहनें बैठी थी? हाँ, दोनों बहनें बैठी थी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बाल भारती स्कूल स्कीम नंबर 1 से स्कीम नंबर 10 की तरफ जा रही थी। बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम छवि गाबा है। उसकी दूसरी बहन का नाम? वो दिशा गाबा है। चेष्टा गाबा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये बाल भारती स्कीम से और अपना स्कीम नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। अलवर शहर के हनुमान चौराहे के पास स्थित डंपिंग यार्ड पूरी तरह से भर चुका है। ऐसे में ऑटो टिपर और ट्रैक्टर चालकों को मजबूरी में सड़क किनारे ही कचरा डालकर जाना पड़ रहा है। इस वजह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। शनिवार सुबह करीब 6 से 8 बजे के बीच जब ऑटो टिपर और ट्रैक्टर कचरा लेकर यार्ड में पहुंचे तो वहां पहले ही कचरे का अंबार लगा हुआ मिला। जानकारी के अनुसार यहां से रोजाना ट्रकों के जरिए कचरा
मीणापुरा स्थित निस्तारण प्लांट भेजा जाना चाहिए, लेकिन कई दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण यार्ड पूरी तरह भर गया। शुरुआत में चालकों को बाहर कचरा डालने से रोका गया, लेकिन करीब 11 बजे के बाद उन्होंने सड़क किनारे ही कचरा खाली कर दिया। टिप्पर चालकों का कहना है कि यह समस्या अक्सर बनी रहती है। निगम के अधिकारी समय पर यार्ड खाली नहीं करवाते, जिससे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसके कारण शहर के वार्डों में तय समय पर कचरा उठाने का काम प्रभावित होता है और कई जगह कचरा पड़ा रह जाता है। उधर ऑटो टिप्पर चालक सुनील ने बताया कि यार्ड में कचरा उठाने के लिए केवल 2 डंपर लगाए गए हैं, जो पर्याप्त नहीं है। वहीं मौके पर मौजूद एक अन्य सफाई कर्मी ने बताया कि कई घंटे इंतजार के बाद अब ट्रक पहुंचे हैं, जिनमें कचरा भरवाया जा रहा है। उधर यार्ड प्रभारी एएन हेमंत यादव के अनुसार सड़क किनारे डाले गए कचरे को साफ करवाया जा रहा है। 6:30 बजे आ जाते हैं। कितने देर तक खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे? हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है खड़ा रहना। तो ये क्या भर गया क्या अंदर ही पूरा? भर गया। अच्छा, तो ये बाहर खाली इसलिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। कब से कर रहे हो बाहर खाली? ये 2-3 घंटे हो गए सर। तो आज ही किया मतलब बाहर खाली? कभी कभी होता है ऐसा। हाँ, तो ये क्या रोज जैसे इनको भेजना चाहिए, कचरा वहाँ पे भिजवा नहीं लेके जा सकता है? यहाँ पे 2 डंपर लगा पड़ा, तो उनसे पूर्ति नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसलिए वो अंदर वाला भर जाता है? इसलिए भरता है। तो फिर ये बाहर आपने इसलिए लगा के जाते हैं? कुल मिलाकर डंपिंग यार्ड को समय पर खाली नहीं करने के पीछे लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ सड़क किनारे कचरा डाले जाने से आसपास की कॉलोनियों में मौजूद हजारों लोगों को न सिर्फ बदबू से परेशानी होती है, बल्कि संक्रमण का अंदेशा भी बना रहता है। अलवर के सरस डेयरी में उस समय बवाल खड़ा हो गया जब डेयरी के डायरेक्टर शिवराम मीणा ने एक ट्रक को रोककर कबाड़ उठाने के नाम पर लाखों रुपए का सामान पार करने के आरोप लगाए। मीणा के अनुसार डेयरी प्रबंधन ने 30,000 रुपए में कचरा और कबाड़ निकालने का ठेका दिया था, लेकिन इस आड़ में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। उनका आरोप है कि डेयरी के एमडी की मिली भगत से करीब 10 लाख रुपए का लोहा और कंप्रेसर मोटर चोरी करके ट्रकों के जरिए बाहर भेजा जा रहा है। मीणा के अनुसार एक ट्रक पहले ही डेयरी से निकल चुका है, जिसमें करीब 5 लाख रुपए का सामान चोरी कर बाहर भेज दिया गया, जबकि दूसरी गाड़ी को उन्होंने मौके पर ही रुकवा लिया। इसके बाद मीणा सीधे एमडी उमाशंकर के चैम्बर में पहुंच गए। वहां पूर्व चेयरमैन के पीए सौरभ गौड़ भी मौजूद थे, जो निलंबन के बाद हाल ही में बहाल हुए हैं। चैम्बर में पहुंचते ही शिवराम मीणा ने हंगामा करते हुए सौरभ गौड़ को बाहर जाने के लिए कहा। इस पर एमडी और मीणा के बीच तीखी बहस हो गई। मीणा ने मौके पर खड़ी गाड़ी की जांच कराने की मांग की, लेकिन एमडी ने चेयरमैन के आने पर ही चेकिंग करवाने की बात कही। करीब आधे घंटे तक डेयरी परिसर में जमकर हंगामा चलता रहा। इस दौरान मीणा गेट पर तैनात गार्ड से भी बहस करते नजर आए और सवाल उठाया कि बिना जांच किए गाड़ियों को बाहर कैसे जाने दिया जा रहा है। बाद में शिवराम मीणा ने चेयरमैन नितिन सांगवान से फोन पर बात की, जिस पर उन्होंने मौके पर आकर गाड़ी की जांच करवाने का भरोसा दिलाया है। मेरे को सूचना ये मिली कि 2 गाड़ियों में कचरा इन्होंने एमडी साहब ने कोई प्लास्टिक का कचरा 30,000 में किसी को टेंडर दिया है, ठेकेदार को, कबाड़ी को। अब किसी माध्यम से सूचना मिली कि ये गाड़ियों में करीब 5 लाख का लोहा, जो मैं मोटर हर एक चीज का सामान लोहा गाड़ी कचरे के नीचे दबा के निकाल रहे हैं। मेरे शादी होने की वजह से मैं वहां से आया डेयरी में। चेयरमैन साहब ने मेरे कहा फिलहाल कैसे भी करो आप डेयरी पहुंचो। चेयरमैन से मैंने कहा सब गाड़ी रुकवाओ। चेयरमैन कहा मैं गाड़ी रुकवा रहा हूँ। चेयरमैन भी जयपुर से चल दिया, लेकिन अभी थोड़ी चेयरमैन के पीए ने फोन करके रुकवा दी गाड़ी। हाँ, गाड़ी रुकवा दी। अब क्या चीज है इसके अंदर? अभी चेक नहीं किया, चेक होगा जो होगा जो तुम्हारे सामने होगा। ये गाड़ी तो निकल रही है ना? चेयरमैन साहब तो मना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे कोई मामला ही नहीं है। अभी तो वेन्यू मना कर रहे हैं ना। अभी अब संज्ञान में नहीं है, कचरा ही हो एक मान लो किसी ने गलत बहका तो चेयरमैन साहब इसलिए मना कर रहे हैं। क्या सूचना दी थी आपको? हाँ, नहीं वर्तमान में डायरेक्टर मदन लाल। कितने बजे निकल गई ये गाड़ी? पहले निकल के 7:07 पे। 7 मिनट पे। और फिर ये दोबारा ये कितने बजे आई? ये आई है 7:17 पे। इसको फिर रोक ली? यही रुकी। क्या सूचना मिली थी आपको? कैसे रुकवाई है? क्या सूचना मिली? हमको टेलीफोन मिला कि भाई जो दूध के वाहन है इनको तो जाने दो। अच्छा, इसके अलावा जो भी वाहन अंदर है उनको रोक लो। तो उसके बाद हमने रोक दिया। हमारे पास टेलीफोन आया। क्या बताया कि इसमें क्या चीज? 7:17 पे। क्या बताया क्या चीज है? साहब आएंगे यहाँ पे? अब साहब एमडी साहब अंदर क्या बताया इसमें? बताया क्या है? अभी सब देखो ना, आप कचरा है, आपको देखो ना, कचरा पॉलिस्टीन। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में मोबाइल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
शुक्रवार रात मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के मुख्य गेट के पास सो रहा था। इसी दौरान उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन अज्ञात चोर चुरा ले गया। पीड़ित के अनुसार उसने यह मोबाइल हाल ही में किश्तों पर खरीदा था और शनिवार को उसकी पहली किस्त जमा करनी थी। घटना के बाद पीड़ित ने अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। उधर लोगों ने अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ाने और रात के समय गश्त तेज करने की मांग की है। मैं यहाँ सोया था, रात को मजदूरी करके आया था। उसकी बाबत में मेरा फोन यहाँ से छाती पे से कोई उठा ले गया। जॉब की बात है? नहीं सर, अंदर की बात। कितने का लिया था मोबाइल? मोबाइल लिया था सर 14,500 रुपया का। आज फर्स्ट किस्त जानी थी उसकी। किस्त पे लिया था? हाँ सर। कितने किस्त दे चुके? अभी पहले जाती है आप। पहले जाती, उससे पहले चोरी हो गया? हाँ सर, टैक्सनो कंपनी का है। तो शिकायत करी आपने या किसी? हाँ सर, शिकायत के लिए हम यहाँ भी आए, अंदर भी आए, बाहर भी करे, वहाँ जयपुर भी फोन किया है। से क्या कितने बजे की बात है लगभग? ये रात को 10 से 11 के बीच का। रहने वाले कहाँ? पृथ्वीपुरा गाँव। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ सर मजदूरी करने आए थे। यहीं पे अस्पताल? हाँ सर, नहीं रात को कहीं काम नहीं लगा तो कोई साधन भी नहीं था, मैं यहाँ सो गया। अलवर शहर के कटीघाटी स्थित एक निजी मैरिज होम में बिजली ठीक कर रहे एक युवक पर अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई। इसके चलते वह गंभीर रूप से झुलस गया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बीचवाड़ नरुका गांव निवासी मोहित बैरवा मैरिज होम में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन अचानक टूट गई और सीधे उस पर आ गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाला और गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। मोहित है इनका नाम। कहाँ का रहना? ये बीजवाड़ नरुका का रहने वाला है। क्या हुआ? इधर लाइट का काम करता है मैरिज होम में। तो काम करते वक्त 1 बजे के लगभग लाइट का तार टूट गया, इसके ऊपर आके गिर गया, इस वजह से इसके जड़ गया। कब से था मैरिज होम? कटीघाटी। कौन सी लाइन गिरी? 11,000 बजे। कितने बजे की बात है? ये रात को लगभग 1 बजे से। घर में मतलब शादीशुदा है? नहीं, कमा रहा है, अभी शादी नहीं हुई। कब से कर रहा है बिजली का काम? इसको 2-2.5 साल हो गई। तो कोई गलती से टूटा है कैसे? ये तो काम कर रहा था, वो अपना आप ही टूटा था। वो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार शाम श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से रैली निकाली गई। यह रैली कंट्रोल रूम के समीप स्थित एटक कार्यालय से रवाना होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड पहुंची। यहां हुई आम सभा में 4 श्रमिक कोड बिल वापस लेने, महंगाई पर रोक लगाने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने और न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए करने की मांग उठाई गई। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इसकी अध्यक्षता पृथ्वी सिंह नरुका ने की। सभा को राजकुमार बख्शी, मुख्तियार सिंह, मनमोहन सैनी, गजराज सिंह, दयाराम सैनी और भोलाराम शर्मा ने संबोधित किया। तेजपाल सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज मजदूर दिवस जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो अलवर में भी हमने यहाँ जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर के आधार पर हमने निकाली है। और ये रैली हमने एटक ऑफिस से शुरुआत करते हुए मन्नीगाबाद, चर्च रोड, पंसारी बाजार, घंटाघर सदस्य होती है, बस स्टैंड पर आम सभा के रूप में परिवर्तित की है। तो ये रैली में हमने मुख्य रूप से जो मजदूरों की जो समस्याएं हैं, आज जो वेतन बहुत कम मिल रहा है, फैक्ट्रियों में जो आंदोलन चल रहे हैं और काम करने की जो सुविधाएं हैं उनकी भी वो नहीं है। जो भवन निर्माण से संबंधित मजदूर हैं उनकी जो पेंशन 2 साल से रुकी हुई है, ना पैसा जमा हो रहा है ना निकल रहा है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में भाग लेने आए कई देशों के टूर ऑपरेटर्स ने सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। इनमें पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के प्रतिनिधि शामिल थे। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि प्रतिनिधियों ने सरिस्का के समृद्ध वन्यजीव, इको टूरिज्म गतिविधियों और प्रसिद्ध टाइगर सफारी का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि सरिस्का का आकर्षक जंगल, वन्यजीव और इको फ्रेंडली पर्यटन गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं रखता है। साथ ही उन्होंने अपने अपने देशों में सरिस्का को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट करने की भी बात कही। अलवर जिला अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट्स के पद पर कार्यरत मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर ज्योति पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त 2025 से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टर ज्योति के अनुसार उन्होंने पहले भरतपुर में ज्वाइन किया था और करीब 2 महीने बाद अलवर में एसआर पद पर ट्रांसफर करवा लिया।
हालांकि अलवर में 6 महीने की सेवा के बावजूद उनका मूल वेतन भरतपुर से ही बनना है, लेकिन वहां से भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में उन्होंने कई बार भरतपुर के पीएमओ को पत्र लिखे और संपर्क भी किया, लेकिन हर बार मामला निदेशालय में लंबित होने की बात कहकर टाल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वे 181 पोर्टल पर 7 बार शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। डॉक्टर ज्योति ने भरतपुर में वेतन जारी कराने के लिए सुविधा शुल्क मांगने के आरोप भी लगाए हैं। उनके अनुसार आर्थिक तंगी के चलते वे मोबाइल रिचार्ज तक नहीं करवा पा रही हैं और अलवर में किराए के कमरे में रहने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद वे अपनी ड्यूटी लगातार निभा रही हैं। एक महिला डॉक्टर होने और मुख्यमंत्री के गृह जिले से जुड़ी होने के बावजूद उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, मैं यहाँ मेडिकल जूरिस्ट हूँ। अभी वर्तमान में अलवर मेडिकल कॉलेज अटैच्ड हॉस्पिटल में लगी हुई हूँ एसआर के पद पे, और मेरी सैलरी जो है, क्योंकि एज पर रूल तो जो एसआर होते हैं उनकी मूल पदस्थापन से बनती है, तो मेरी भी भरतपुर पीएमओ से बननी है। और मुझे यहाँ काम करते हुए 6 महीने हो गए और मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पर 29 अगस्त 2025 से। तो पीएमओ साहब को मैंने बहुत निवेदन भी कर दिया, चिट्ठियां भी दे दी, 181 पोर्टल पर कंप्लेन भी मैं कम से कम 6 से 7 बार कर चुकी हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मेरे आईएएस अधिकारियों से बात कराइए, तो कोई बात नहीं कराइए। मुख्यमंत्री साहब के गृह जिले भरतपुर में होते हुए भी एक महिला कर्मचारी को न तो सैलरी दी जा रही है। सर, मुझे 8 महीने हो गए, मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। अभी कल भी मैंने 181 पे बात की है, वो भी कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देते। निदेशालय में मैं भी कई बार गई हूँ, निदेशालय भी जवाब नहीं दे पा रहा है। अपने पीओ साहब कहते हैं कि कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं देते, कहते हैं कि आपका मैटर निदेशालय में पेंडिंग है। क्योंकि मैंने पूरा काम किया है और आज की तारीख में भी मैं शाम के 6 बजे तक काम कर रही हूँ। डेली यहाँ पे पोस्टमार्टम होते हैं, पोस्टमार्टम में मैं ऑन कॉल भी रहती हूँ, घर से भी आती हूँ, शाम को 6 बजे तक मैं काम करती हूँ यहाँ पे। रिचार्ज भी मैं खुद का अपना पर्सनल करा रही हूँ। यहाँ कोई आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, सारा ऑनलाइन कर दिया है, डाटा रिपोर्टिंग बनाने का। पर्सनल मेरा लैपटॉप है, रिचार्ज के मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे किराए के देने के पैसे नहीं है, मैं रेंट पर रह रही हूँ यहाँ पे। अब आप सोचिए कि मतलब एक जो मूल अधिकार है हमारा, उनका हनन हो रहा है। अनुच्छेद अपना 21 और 23 जो है उनका हनन हो रहा है। अधिकारियों को कई बार कह चुकी हूँ। प्रिंसिपल में यहाँ अपने जो प्रिंसिपल हैं जीएमसी अलवर के, उनके द्वारा मैं चिट्ठी भी एक चला चुकी हूँ। उसके बाद भी पीएमओ भरतपुर जो अपने नगेंद्र भदौरिया जी लगे हुए हैं, वो पता नहीं मुझसे चाहते क्या है। ना तो मेरी सैलरी बना रहे, वहां पर तो ये है कि आपको मूल वेतन बनवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। साफ बात तो ये है सर, अगर मैं पैसे दे दूं तो वो पेमेंट बना देंगे, वरना मेरी पेमेंट आज क्या 8 महीने क्या 8 साल तक नहीं देंगे। कितना पेमेंट अभी है आपका? सर, मेरे अभी पिछले 8 महीने हो गए। वन मंत्री संजय शर्मा ने ऑनलाइन स्वगणना प्रपत्र कर जागरूक नागरिक का संदेश दिया। उन्होंने आम जन से अपने और परिवारजनों की सही एवं त्रुटि रहित जानकारी भरने का आह्वान भी किया। 15 मई तक नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही 14 जून तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य होगा। मंत्री शर्मा ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होती है। इस बार सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पहल के तहत नागरिकों को स्वगणना की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। इसके लिए 15 मई तक स्वगणना पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से जानकारी भरी जा सकती है। उधर जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने भी स्वगणना कर ऑनलाइन प्रपत्र भरा। आम नागरिक आधिकारिक वेबसाइट asccensus.gov.in पर जाकर एक सरल फॉर्म भर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य में पैसा विकास पर नहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत निगम ने बिजली तंत्र सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए, फिर भी आमजन अंधेरे में जीने को मजबूर है। जूली ने सामोला चौक पर विद्युत कार्य करते समय संविदा कर्मी राजेश कुमार की मृत्यु का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अलवर में मेंटेनेंस का काम एक कंपनी के पास है, जबकि कार्य किसी अन्य कंपनी से करवाया जा रहा है। मृतक संध्या नामक कंपनी का कार्मिक था, जो L&T कंपनी के अधीन कार्य कर रही है और FRT के तहत विद्युत कार्यों की देखरेख करती है। ऐसी स्थिति में दोनों कंपनियां परिवारजनों को आर्थिक सहायता देने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रही हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का आलम यह है बिजली विभाग के अंदर कि अलवर में आज एक नौजवान युवा की डेथ हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3 महीने की बच्ची है, ये हालत है, और वह व्यक्ति की डेथ हो गई। बिजली विभाग के अंदर जिस प्रकार से काम चल रहा है, यानी जो ठेका है वो L&T कंपनी के काम के पास है और काम कर रहे हैं FRT वाले।
इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है, रोजाना जो है 10-10, 20-20 बार ट्रिपिंग हो रही है, रोजाना अखबार छाप रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों को जूं तक नहीं रेंग रही। कैसा शासन चल रहा है, किस प्रकार के हालात पैदा कर दिए। जिला मुक्केबाजी संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 मई रविवार को सब जूनियर एवं जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता होगी। इसमें बालक एवं बालिका वर्ग के मुक्केबाज भाग लेंगे। संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे स्टेडियम में मुक्केबाजी का वजन एवं मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद दोपहर में प्रतियोगिता शुरू होगी। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत विकास परिषद अलवर शाखा द्वारा ध्यान योग कार्यक्रम एवं खीर का प्रसाद वितरण किया गया। यह कार्यक्रम सीएमएचओ ऑफिस के पास स्वामी विवेकानंद स्मारक में शुक्रवार शाम 6 बजे से आयोजित हुआ। शाखा अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने बताया कि आजकल की तनाव भरी जिंदगी में इंसान को सुकून नहीं है। ऐसे में तनाव भरी जिंदगी में राहत पाने का सबसे सरल तरीका ध्यान योग है। उधर डॉक्टर एस.सी. मित्तल द्वारा बुद्ध पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालने के अलावा 8 चक्रों के बारे में बताया गया। साथ ही प्राणायाम एवं अन्य योग द्वारा ध्यान योग के लिए तैयार किया गया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर केसर की खीर का भोग अर्पित कर सभी को प्रसाद भी वितरित किया गया। उधर भारत विकास परिषद द्वारा रविवार को सुबह 6 बजे कंपनी बाग में वर्ल्ड आफ्टर डे मनाया जाएगा। साथ ही 8 बजे बुद्ध विहार स्थित कांजी हाउस में गौ सवामणि का आयोजन होगा। बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल परिवार की ओर से वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर लगातार डलवाए जा रहे हैं। तेज गर्मी में वन्य जीवों को जंगल में ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। विभिन्न वर्गों ने इस मुहिम की सराहना की है। इस जंगल में सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है। पानी की जो व्यवस्था आपने निरंतर कई वर्षों से चला रखी है और हम इसको देखते हैं। और ये जो कार्य है ना, ये ईश्वर का कार्य है, प्रभु का कार्य है, प्यासे को पानी पिलाने। बाबा बर्फानी, सबको जन और सबको पानी, सबको अन्न और सबको पानी, तो बर्फानी काम आप लोग कर रहे हैं। पर्यावरण मित्र संस्थान द्वारा कंपनी बाग के प्रथम गेट पर विभिन्न वृक्षों में वर्ष 2009 से पानी डालने का सिलसिला जारी है। अध्यक्ष के अनुसार लोग अपने या किसी परिजन के जन्मदिन एवं वैवाहिक वर्षगांठ पर पेड़ों में पानी डलवाकर प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। संस्थान द्वारा कंपनी बाग में हरियाली बनाए रखने एवं पर्यावरण की दृष्टि से कदम उठाया गया है। इसे लेकर लगातार समिति प्रयास कर रही है। इस समिति में मुरारी पाराशर, राजेश जोशी, नरेंद्र चौधरी, विपिन खंडेलवाल, लोकेश मिश्रा और हरिराम यादव आदि शामिल हैं। भारतीय पत्रकारिता के आदि पुरुष देवर्षि नारद जी की जयंती शनिवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर में मनाई गई। इस अवसर पर प्रांत सह प्रचार प्रमुख कैलाश कल्ला उपस्थित रहे। इसके अलावा डॉक्टर के गुप्ता भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जिले भर के वरिष्ठ पत्रकार एवं वरिष्ठ नागरिक संघ कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन हिंदू धर्म को महत्व दिए जाने पर जोर दिया। साथ ही विदेशी कला और संस्कृति से परहेज करने की जरूरत बताई। तो समस्या क्या है कि बच्चे सामान्य तौर से पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति उनके अंदर नहीं है। बच्चा बीटेक कर लेता है, एमबीबीएस कर लेता है, और हम जब किसी के घर में जाते हैं तो बच्चा एक बार आता है, पैर छूता है और तुरंत दूसरे कमरे में चला जाता है। क्यों? क्योंकि बात करने की क्षमता को विकसित ही नहीं किया गया। किसान एवं मजदूर नेता शेर सिंह गंडूरा ने कमर्शियल सिलेंडर की रेट 3000 रुपए करने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि छोटा 5 लीटर का सिलेंडर भी 800 रुपए का कर दिया गया है। इससे छोटे कारोबारी और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। उन्हें मजबूरन अपने खाद्य सामान का मूल्य बढ़ाना पड़ रहा है और इससे महंगाई बढ़ रही है। इसके अलावा गंडूरा ने मजदूरों के साथ उद्योगों में शोषण और किसान की उपज को मंडियों में कम दरों पर खरीदे जाने के आरोप भी लगाए हैं। सर, डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से कॉमर्शियल सिलेंडर 3000 का हो गया है और 5 लीटर वाला सिलेंडर 800 रुपये का हो गया है, तो जो आम लोग हैं जो कॉमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। आप किसान नेता हैं, मजदूर नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा विचार ये है कि डबल इंजन की सरकार से जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जनता ने इस उम्मीद से सरकार को वोट दिए थे कि गरीब आदमी का भला होगा, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर 3000 कर दिया और एक कर दिया 800 रुपये का। अब ये मान के चलो बेचारा जो छोटा व्यापारी है, जो कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा ये ठेलियाँ लगाता है, उनके लिए तो ये बहुत महंगा सौदा हुआ। आज शहर में कहीं भी
बेचारे ये छोटे व्यापारी हैं, कचौड़ी पकौड़ी बेचने वाले, उनके तो कहीं ठेलियाँ ही ख़त्म होगी। किसी भी जगह शहर में कहीं नहीं है। कारण 3000 का सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर से अगर वो सामान बनाएगा तो फिर क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा, ग्राहक मिल नहीं रहे उसको, बहुत ज़्यादा नुकसान में। बच्चे पाल रहे हैं गरीब आदमी के, तो इस शहर में ही मान लो बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चे पालना। सर, इससे जो खाना महंगा हो रहा है, खाने पीने की चीज़ें जो आप समोसा कचौरी जो भी हैं या होटलों का है, तो जब कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होगा तो लागत बढ़ रही है, लोग उसके रेट बढ़ा रहे हैं सामान की, क्या कहना है? देखो, इसमें पारिवारिक जो काम करता है उसको बेचारे को नुकसान हो रहा है, व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है। और अब आप ये देख के मान के चलो कि किसान भी बेचारा दुखी है। किसान क्या करे? अब किसान को भी MRP पे कोई फसल खरीदी नहीं जा रही और वो बाजार भाव में उसका कोई मूल्य नहीं मिलता, तो वो भी किसान भी परेशान, छोटा व्यापारी भी परेशान। और डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस देश में, इस राज्य में बहुत नुकसान हो रहा है, आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। सर, महंगाई है जो तो हर आदमी को, विशेषकर गरीब आदमी को प्रभावित करती है। आपको लगता है कि महंगाई की मार पड़ रही है? महंगाई की मार बुरी तरह से पड़ रही है। होटल वालों को बेचारों को, उनको बेचारा सिलेंडर इस रेट में सिलेंडर, तो वो ग्राहक को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या, कैसे ठहराएगा? यही हाल उसका हुआ पड़ा है कि भाई जमींदार का भी बेचारा फेल हुआ पड़ा है। कभी ऊपर वाला नुकसान कर देता है, कभी आम आदमी बेचारे के साथ तो बहुत परेशानी हो रही है डबल इंजन की सरकार में। मुंडावर तहसील के रैनागिरी गांव स्थित शीतल दाजी महाराज मंदिर में पंचधुनी तपस्या जारी है। उनकी जन्म स्थली रसगन धाम में उनके शिष्य जगत गुरु बालका देवाचार्य महाराज भीषण गर्मी के मध्य 41 दिवसीय पंचधुनी तपस्या कर रहे हैं। यह तपस्या 6 अप्रैल से शुरू हुई थी और 17 मई तक चलेगी। साथ ही 18 मई को विशाल मेला एवं भंडारे का आयोजन होगा। इससे पहले 9 से 17 मई तक रात्रि में रामलीला का आयोजन चलेगा। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं समृद्धि, शांति और सभी की रोग मुक्ति के लिए तपस्या की जा रही है। दोपहर 12:15 बजे से 3:15 बजे तक तपती धूप में पंचधुनी के बीच तपस्या में लीन बालका देवाचार्य महाराज के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय सवर्ण दल द्वारा संगठन विस्तार को लेकर सदस्यता अभियान जारी है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जन से संपर्क कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि यह दल समान शिक्षा, समान रोजगार और अधिकार की नीति पर कार्य कर रहा है। साथ ही लोग रुचि दिखाते हुए सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुका है और 4 मई को नतीजे आएंगे। इससे पूर्व राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार भाजपा पश्चिमी बंगाल में खुद की जीत की हवा बनाकर वहां की गई गड़बड़ी को सही साबित करने के प्रयास में है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में भारी संख्या में लोगों के वोट काटे गए। साथ ही सरकारी मशीनरी का उपयोग भाजपा के पक्ष में किया गया। सैनी के अनुसार मतदान प्रक्रिया के बाद अब मतगणना में भी गड़बड़ी की आशंका है। यदि इस सबके बावजूद विरोधी पार्टी की सरकार बन गई तो उसे गिराने से भी भाजपा नहीं चूकेगी। सर, देश के 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बंगाल का है, आपको लगता है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है उसका काफ़ी जनाधार है, लेकिन जो भारतीय मीडिया चैनल हैं सर्वे में बीजेपी को जिता रहे हैं, आसाम में भी जिता रहे हैं, जबकि आसाम में भी बीजेपी का विरोध है। हालात कुछ इस तरह के हैं कि मोदी सरकार के पक्ष में फैसला दिख रहा है, ऐसा सर्वे में आ रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आप बता रहे हैं कि सर्वे में ऐसा बताया जा रहा है, आम मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा, शांत बैठा हुआ है। लेकिन मोदी मीडिया ऐसा है जो मोदी के गुणगान गाता है, सुबह से शाम तक मोदी जी के मुस्सा के बीजेपी के गीत गाते हैं। वही एक है मोदी मीडिया जो बार बार इनको हर लोगों को जिता रही है। 5 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, 4 में हो चुके हैं, 1 में अभी दोबारा पोलिंग होगी पश्चिम बंगाल में। तो इनकी सभी जगह हालत ख़राब है। लेकिन ये बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, धोखे से, चोरी से किसी भी तरह सरकार बनाना चाहते हैं। चाहे कोई भी करो, चुनाव घोषणा होने से लेकर रिजल्ट आने तक ये कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते चोरी का जिससे मतदान में चोरी हो। पहले पश्चिम बंगाल में आपने पढ़ा होगा, अखबारों के माध्यम से, TV के माध्यम से बताया था, SIR के माध्यम से वहाँ से 90 लाख वोटरों को ख़त्म कर दिया।
वोट काट दिए, पहला मतदाता खत्म कर दिए। उसके बाद में स्थानीय प्रशासन हटा करके इन्होंने बाहर से ला करके तो प्रशासन लगाया ताकि उनकी वोटिंग कर सके, स्थानों को नहीं माने। वो भी चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ईमानदारी से होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा टीवी पे कहीं नहीं दिखाते, लेकिन वहाँ के जो पब्लिक है व्हाट्सएप पे बता रही है कि किस तरह से ये चोरी कर रहे हैं, मतदान में पूरी तरह चोरी कर रहे हैं, मशीनों में हेरा फेरी कर रहे हैं। उसके बाद में मोदी मीडिया उसको बहुमत बता रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय मोदी मीडिया ही ऐसा काम कर रहा है। चोरी से जीतना चाहते हैं, चोरी से मतदान करना चाहते हैं। सर, आपको लगता है कि ईवीएम मशीन की जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही कि इसमें हेरा फेरी हो रही है, उसकी रक्षा के लिए ममता बनर्जी और उसके कार्यकर्ता लगे हुए हैं? बिल्कुल, आपने टीवी पे भी दिखाया है कि किस तरह से ईवीएम मशीनों की गाड़ी भरी हुई है, जिसको वहाँ के जो अधिकारी थे वो लेके जा रहे थे, वो छोड़ के भाग गए। लोकल पब्लिक ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को पकड़ी है। उससे पता लग रहा है कि ये मतदान में पूरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत उससे चल रहा है। और इसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन चाहे नीचे से लेके केंद्र तक सारे सबको दबाव बना रखा है। ईडी सीबीआई तो इन्होंने पहले से अपने काबू में कर रखी है। जो जैसा ये बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी जो जैसे कहते हैं, वैसी ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन करता है। इसके बार बार हमारे विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इनको किसी भी तरह चोरी से कैसे भी 5 स्टेटों में सरकार बनानी है। हकीकत ये है कि आसाम में हार रहे हैं, केरला में भी हार रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हार रहे हैं, तमिलनाडु और पांडिचेरी में 5 स्टेटों में चुनाव हारे हैं। लेकिन हेरा फेरी करके इनका कोई पता नहीं कहाँ हेरा फेरी करके सरकार बना है। तो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 4 तारीख को बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ममता बनर्जी शासन का अंत हो जाएगा, तो आपको लगता है कि पहले से इन्होंने षड्यंत्र करके और सुनिश्चित कर रखा है कि बहुमत बीजेपी को ही मिले, ऐसे कुछ व्यवस्था की है? बिल्कुल, मशीनों में इन्होंने कर रखे, इनको पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा बनाएंगे। आज से इन्होंने जब चुनाव चल रहे हैं, अभी से मोदी मीडिया है वो इनको बहुमत बता रही है, पब्लिक के दिमाग में बैठा रहे कि भाई सही बन रहे हैं। और भ्रष्टाचार से करके, हेरा फेरी करके, चोरी से मशीनों में करे, काउंटिंग में करे, इनको इनकी सरकार बनानी है। तो ये तो कहेंगे हम तो पहले से ऐसा कहता रहे कि सरकार बनेगी। तो ये इनकी मिली भगत है, सोची समझी चाल है। इनको पब्लिक हमारी समझ नहीं रही है, भोली पब्लिक है, लेकिन ये बेईमानी से, चोरी से सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो आपको कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं और हथकंडे अपनाकर सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र कर चुकी है? बिल्कुल, ये लोकतंत्र की हत्या है। आप सहमति से चुनाव लिए, इसमें आपने एक नहीं कई स्टेटों में उदाहरण देख लोगा। अभी 4 दिन पहले के देख लो, चुने हुए हमारे राज्यसभा के सांसद, 7 सांसद थे आप पार्टी के, उनको ईडी से, सीबीआई से धमका करके उनको तोड़ लिया और 7 को बीजेपी ज्वाइन करा ली, हो गया। तो सर, पंजाब में भी आपको लग रहा है कि विधायकों को तोड़कर बीजेपी सरकार इनका लोकतंत्र में तो विश्वास नहीं है, तो अपने धोखाधड़ी से करते हैं। इससे पूरा अभी बिहार में चुनाव हुआ था, वहाँ चुने हुए चेहरे पे, जिस चेहरे पे सरकार बनी थी जेडीयू के चेहरे पर, उनको तो हटा दिया। बीजेपी ने अपना चेहरा बैठा दिया, उनको केंद्र में बुला लिया, उनको लालच दिया, ईडी सीबीआई का धमकी दी, तो उनको वहां से हटा दिया और अपने बीजेपी का चेहरा वहां से बैठा दिया। जिला प्रशासन के नवाचार समाधान शिविर हर ब्लॉक मुख्यालय पर लगेंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करवाया जाएगा। इनके आयोजन से 10 दिन पूर्व से ही शिविर की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। इसके तहत सभी पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने के साथ उनके गूगल फॉर्म से ऑनलाइन आवेदन करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने बताया कि समाधान शिविरों का शुभारंभ 14 मई को कठूमर से होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा जनाना अस्पताल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर रेखा महलावत ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2024 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंध में जानकारी प्रदान की। पीड़ित प्रतिकर स्कीम का उद्देश्य अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास उपलब्ध करवाना है। हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, मानव तस्करी एवं गंभीर चोट जैसे मामलों में पीड़ित अथवा उनके आश्रित इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत नालसा थीम सॉन्ग के साथ हुई। पीएलवी रेखा महलावत ने महिला कर्मचारियों को पॉश एक्ट को लेकर भी अवगत करवाया। इसके तहत काम करने के स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम और कानून की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के यौन शोषण, अश्लील हरकतें, भद्दे कमेंट, बलात्कार या इसकी कोशिश पॉश एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। ग्राम लिवारी स्थित माया प्रसादी वैष्णो धाम पंचमुखी बालाजी दिव्य धाम मंदिर में 22 मई को 5वां स्थापना दिवस श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के संस्थापक गुरु श्री राम भगत ने इस
अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम की जानकारी दी। 21 मई को सुबह 10 बजे रामायण पाठ की शुरुआत होगी, वहीं शाम को भजन संध्या और महाआरती का आयोजन रहेगा। इसके बाद 22 मई को हवन एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने बताया कि पहले ये मंदिर पुराना कमला नर्सिंग होम के पास था, लेकिन जगह कम पड़ने के कारण करीब 5 साल पहले इसे वर्तमान स्थान पर भव्य रूप में पुनर्निर्मित किया गया है। स्थापना दिवस, मंदिर स्थापना दिवस पे अपने स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन मूर्ति स्थापना भी हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का निर्माण भी किया गया था। इसको पूर्ण 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे स्थापना दिवस पर? 21 मई को रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। उसके बाद शाम को आरती भजन कीर्तन के साथ होगी और 22 मई को हवन के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। मंदिर की क्या खास मान्यता है? मंदिर की खास मान्यता ये है कि इसमें जो भी दुखी, परेशान, दरिद्र, दुखी कैसे भी आते हो, ये ऊपर की अल्लाह वाला परेशानी जो भी होती है, जिस व्यक्ति की जो भी परेशानी हो, इस मंदिर में आस्था विश्वास लेकर जो आते हैं, उन सबके कार्य इस मंदिर में होते पूर्ण और सबकी इच्छाएं पूरी होती। अभी बात करें तो 5 वर्ष हो गए, उससे पहले कहाँ मंदिर था आपका? कितने वर्ष पुराना मंदिर? यहाँ पे पहले पुराना कमला नर्सिंग होम बागर के पास पुलिस लाइन के पास स्थित मंदिर था। 5 वर्ष वहाँ पूरे हुए थे। पुराना स्थान मंदिर का वहीं पे है, जहाँ पे अपने राम राज्य धर्म यात्रा की भी निकासी करी थी। और 5 वर्ष जगह छोटी होने के कारण फिर ग्राम लेवा स्थित में नया मंदिर बनाया है मायापति वैष्णो धाम के नाम से। 5 वर्ष यहाँ पूर्ण हो चुकी है। टोटल मिला के बात करें तो 10 वर्ष बालाजी गद्दी पर लिए पूर्ण हो चुके हैं। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School, a prestigious name in the
है।
BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। माचाड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के कुछ वर्ष बाद ही बाउंड्री वॉल जर्जर हालत में पहुंच गई है। यहां दीवारों में दरारें पड़ चुकी है और भवन के कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। इससे यहां आने वाले मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बना पानी का टांका भी खराब स्थिति में है, जिसकी फर्श धंस चुकी है। इसके अलावा केंद्र पर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ग्रामीण हेतराम यादव ने बताया कि करीब 2 साल पहले ही स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ था। वहीं CHO पंकज शर्मा ने बताया कि बाउंड्री वॉल की जर्जर स्थिति और पानी की समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। अलवर में वरिष्ठ पत्रकार सुनील बिज्जू की स्मृति में रविवार को पुलिस अन्वेषण भवन में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनेक मीडिया कर्मियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में जार से जुड़े पत्रकार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ऐसे पत्रकार जिनके परिवार में बालिकाओं ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में श्रेष्ठ अंक हासिल किए हैं, उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। शक्ति स्वरूपा मां जमवाय माता का मंदिर खेड़ा सारंगपुरी की पहाड़ी पर निर्मित किया जा रहा है। इसमें सहयोग के लिए सभी जाति धर्म के लोग आगे आए हैं। इतिहासविद बताते हैं कि राजा दूल्हे राय और उनकी समस्त फौज के घायल होने पर जमवाय माता ने महाराज को जीवन दान दिया। साथ ही उनकी युद्ध में विजय हुई थी। जमवाय माता कछवाहा वंश की कुल देवी है। लक्ष्मणगढ़ के समीप खेड़ा सारंगपुरी में माता के मंदिर का निर्माण हो रहा है। साथ ही बुधवार को यहां धर्म प्रेमियों की एक बैठक भी होगी। मालाखेड़ा की नगर पालिका बनने के बाद भी हालात सुधरे नहीं है। यहाँ खटीक सोलंकी मोहल्ले में पोल तो खड़े किए गए हैं, लेकिन रात में रोड लाइट्स नहीं जलती। इस क्षेत्र के निवासी सतीश कुमार और फूल सिंह आदि के अनुसार बार बार शिकायत करने के बाद भी रोड लाइट को ठीक नहीं किया जा रहा है। इसके चलते अंधेरे में आवाजाही मुश्किल हो गई है। मालाखेड़ा पहले ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत से नगर पालिका तो बना दी और सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर दिए, परंतु कुछ दिन तक तो रोड लाइटें जली। उसके बाद अंधेरा छाया हुआ है और रात के समय में
यहाँ पर इतने जानवर हैं, कुत्ते हैं जो साधनों के पीछे भगते हैं, तो कई बार बेचारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन कई बार अवगत करा दिया गया है, परंतु जिम्मेदार व्यक्ति कोई ध्यान नहीं देता है, अंधेरे में रहता है मोहल्ला। अकबरपुर ग्राम पंचायत में महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक की गई। परियोजना से जुड़ी निधि ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं से पूरे माह का डाटा एकत्रित किया गया, साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आमजन को मिल रहे लाभ और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई और सभी कार्यकर्ताओं को फेस कैप्चर द्वारा ही पोषाहार वितरण करने के लिए पाबंद किया गया है। कार्यकर्ता को समय पर पाबंद होने के लिए बोला गया है और जितनी भी हमारी योजना उनके बारे में हमें जानकारी दी गई है और जो हमारे अधूरे काम है उनको पूरा करने के लिए बोला गया है। और जितनी भी हमें आज रिपोर्ट महीने भर की देनी होती है वो आज हम सबने रिपोर्टें दिए। विशेषकर फेस कैप्चर और PMI फार्म के बारे में हमें ज्यादा योजनाओं पे दिया गया है कि PMI से कोई भी लाभार्थी वंचित नहीं रहना चाहिए और फेस कैप्चर के द्वारा ही पोषण का वितरण किया जाए। बिना फेस कैप्चर के कोई पोषण वितरण नहीं करेगा। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A पर इन दिनों सड़क चौड़ी करने का काम परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कई महीनों से जारी इस काम की धीमी गति के चलते आवाजाही मुश्किल हो गई है। सड़क चौड़ा करने के लिए हुई खुदाई के बाद से यहां गाड़ियां आने पर मिट्टी और धूल के गुब्बार उठते हैं। वहीं सड़क किनारे रहने वाले ग्रामीणों के घरों में भी धूल भर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नियमित रूप से सड़क पर पानी का छिड़काव किया जाए तो धूल की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। बड़ौदा में कस्बे के द्वारकाधीश मंदिर में शनिवार को राधिका मंडल ने सुभाष चंद्र मित्तल के सौजन्य से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे। राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि मुकेश म्यूजिकल ग्रुप और शर्मा साउंड सर्विस बड़ौदा में द्वारा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सुंदरकांड पाठ किया गया। इसके बाद महाआरती हुई और ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। पालतू श्वान ने 5 भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना लिया। मामला नौगावा तहसील के हाजीपुर ग्राम पंचायत का है। इस घटना को लेकर सालिम ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि ग्राम हाजीपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने कई वर्षों से एक श्वान पाल रखा है। वह श्वान को दिन में बांध देता है और रात्रि के समय आवारा घूमने के लिए खोल देता है। इसी क्रम में ग्रामवासी दिव्यांग व्यक्ति अजमत के बाड़े में गत देर रात श्वान घुस गया और 5 भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना लिया। जब लोग जगदीश के घर पहुंचे तो आरोप है कि वे मारपीट पर उतारू हो गए। ऐसे में रिपोर्ट दर्ज करवाकर पशुधन हानि की भरपाई की मांग की गई है। और एक पालतू कुत्ता ने भाई हमारी बकरी मार दी, 5-6 जीव मार दिया है और बिल्कुल पेट फाड़ दिया और 8-10 घायल कर दी। और जब आँखें खोटी है रिवाड़ा पे घर पे जाके मारा है उसने ये जीव और आँख खोटी उसके पीछे भागा। जब वो कुत्ता घर पे गया, जिसका कुत्ता पालतू है, वो कुत्ता वाला का नाम जगदीश है और उसके पास जब पहुंचा वो हमारे लिए बुरी तरह पेश आया और बुरी तरह पेश आया। जब हम वहाँ से चुपते से नहीं वापसी घर आ गए भाई। हम अब पुलिस थाने में गए, पुलिस थाने वाला हमारी सुनाई करेगा ना करेगा, कुल मिला के हमारे को न्याय चाहिए भाई। किशनगढ़ बास के ग्राम जगता बसई के पीपली का बास में जल संकट बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों ने विधायक दीपचंद खैरिया को जिला बचाओ संघर्ष समिति धरना स्थल पर पहुंचकर मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 6 माह से गांव में पानी की खासी समस्या बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों की मांग पर विधायक खैरिया ने जल्द ही गांव में बोरिंग स्वीकृत करवाने का भरोसा दिलाया है। इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा में 45 लाख से अधिक की लागत से करीब 30 बोरिंग और हैंडपंप की स्वीकृति विधायक निधि से जारी कर दी गई है। उधर इस अवसर पर MPS प्रतिनिधि पूर्ण सिंह, चरण सिंह, अमर सिंह, सुरजीत, सुरेश कुमार और नानक सिंह आदि उपस्थित रहे। और अब खबर खैरतल से, जहां कस्बे में 7 अप्रैल की रात्रि जसोरिया कॉलोनी स्थित बंद मकान में चोरी की घटना का खुलासा हो गया है। अज्ञात आरोपी द्वारा घुसकर कमरे और अलमारी के ताले तोड़कर नकबजनी को अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिवार जयपुर गया हुआ था और इसी दौरान जेवरात एवं नकदी चोरी किए गए। पुलिस ने अब आरोपी भरतपुर जिले के रूपेश कुमार बघेल और दिनेश कुमार सिंधी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी रामकिशन सहित अन्य जवान मौजूद रहे। एक बंद मकान में चोरी की घटना हुई थी। जो परिवादी था उसमें जयपुर गया हुआ था। जैसे ही दूसरे दिन वो लौटता है एक FIR दर्ज कराता है कि हमारे कुछ 1,30,000 नकदी और जेवर गायब है, किसी अज्ञात चोर ने चोरी की है। इस घटना पे तुरंत ही MOB टीम हमारी गई है। जांच हमने उठाए हैं, जो अंगुल चिन्ह होते हैं वो उठाए हैं। आज इस घटनाक्रम का पर्दाफाश हम कर रहे हैं।
2 मुलजिम इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम है रूपेश, जो कि मूलतः भरतपुर का रहने वाला है और गैम्बलिंग चोरी करने का आदी है। इसके पूर्व में 6 मुकदमे जिला भरतपुर में ही दर्ज हैं। दूसरा आरोपी ये जो है कस्बा खैरतल का ही है, जिसका नाम दिनेश है, जिसको सेठू के रूप में भी निकनेम के रूप में इसको जाना चाहता है। ये भी गैम्बलिंग और एक्साइज एक्ट के मुकदमे में भरतपुर में अरेस्ट हुआ है। राष्ट्रीय सर्व सेवा संस्थान की ओर से शनिवार को प्रतापनगर जेल रोड स्थित प्राइमरी स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में ठुकराल ऑप्टिकल्स, विष्णु गार्डन और क्लोव डेंटल हेल्थ ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान लगभग 20 बच्चों की आंखें कमजोर पाई गई, जिनके चश्मे भी सर्व सेवा संस्थान द्वारा बनवाए जाएंगे। इसके अलावा करीब 25 से 30 बच्चों के दांतों में कैविटी मिली है और उनका इलाज भी सर्व सेवा संस्थान करवाएगा। संस्था की भिवाड़ी शाखा से संयोजक दिनेश बेदी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं राकेश नंबरदार ने इस मौके पर बच्चों को जूस और बिस्किट वितरित किए। इस मौके पर कोर कमेटी के सदस्य महेश वधवा, सतनाम सिंह बजाज, डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज, सचिन प्रेमी, नितिन भाटिया, नीरू अरोड़ा और मीना शर्मा आदि उपस्थित रहे। टपुकड़ा में झिवाना रोड स्थित बिम्बो बेकरीज फैक्ट्री पर श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। वे वेतन बढ़ोतरी, बोनस, ओवरटाइम के सही भुगतान और काम की जगह पर बुनियादी सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं। महिला श्रमिक महक के अनुसार 1 साल से लगातार काम करने के बावजूद उनका वेतन इतना नहीं बढ़ा कि महंगाई की रफ्तार का साथ दे सके। 5 साल से काम कर रहे राशिद का अनुभव भी कुछ अलग नहीं है। इसी तरह दीपू के अनुसार मंजूर सैलरी 10,200 रुपए होने के बावजूद इस महीने उन्हें सिर्फ करीब 8,000 रुपए ही मिले हैं। उधर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाई। कंपनी प्रबंधन ने श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। सर मेरा नाम राजीव है, मैं 2003 से काम कर रहा हूँ। 12,500 से सैलरी मेरी ऊपर कभी आई नहीं है। इसमें अभी आपने ये किया है, इससे पहले भी आपने मैनेजमेंट को बोला कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए? सर पुराना बंदा होकर भी कई बार बोला है, फिर भी बोलते हैं बढ़ जाएगी, फिर भी इधर से उधर बेला फुसलाकनी है वो कर देते हैं, तुम्हारी इसमें कट गई, इसमें वो चलेगी, तुमने ड्यूटी कम की है, ये है अगली महीने में आ जाएगी, ये है वो है, मतलब इतना झूठ बोलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगातार 5 साल हो गए काम करते करते। तो जब आपने ज्वाइन किया तब आपकी सैलरी क्या थी, अब क्या है? जब मैंने ज्वाइन करी जब मेरी सैलरी 10,200 थी, अब मेरी सैलरी 11,000 12,000 लास्ट आती है। 5-6 साल लगातार काम करते हो गए। हर साल यही बोलते हैं सैलरी बढ़ाएंगे, अभी तक कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। हमको यहाँ 1 वर्ष हो गया काम करते। अभी आप कब से यहाँ बैठे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हम सुबह यहाँ 6 बजे से बैठे हैं, हमारी सारी मांगों की डिटेल बनाई गई है, सारे पॉइंट लिखे गए हैं, पर इसको कोई देख के ये बता सकता है कि ये हार्वेस्ट गोल्ड का है? कोई बता सकता है? इसको लेटर पैड पे चाहिए। आप बताइए, मजदूरों का हक मजदूर मांगेगा। अगर महंगाई बढ़ रही है तो लेबर तो अपनी हक मांगेगा ना, लेबर को अपना हक चाहिए। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ग्राम जुगरावर में ग्राम विकास रथ यात्रा में सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प है। इस अवसर पर गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, यात्रा के संयोजक राम अवतार चौधरी सहित कमल भादवा, शैलेंद्र चौधरी, मगन फौजी, देवाराम एवं रविंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। उधर विकसित भारत ग्राम विकास रथ यात्रा बगड़ राजपूत पहुंची। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। रथ में लगी एनईडी के माध्यम से ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रस्तुति विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान भभंग वादक गायक गफूर खान मेवाती ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्रदान की। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। अवैध खनन रुकवाने गई टीम पर हमला कर 2 पुलिसकर्मियों को किया घायल। सरिस्का में टहला क्षेत्र का है मामला। महिला मरीज के परिजनों ने सुरक्षा गार्ड सहित चिकित्सा कर्मियों को पीटा। काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में घटना के बाद स्टाफ ने दिया धरना। कार की टक्कर से पलटे ई रिक्शा के नीचे दबकर बालिका की गई जान। स्कीम 10 जैन मंदिर मोड़ के पास हुआ दर्दनाक हादसा। और डंपिंग यार्ड भरने के बाद सड़क किनारे कचरा डालने से फैल रहा प्रदूषण। अम्बेडकर नगर के समीप स्थित यार्ड समय पर नहीं हो रहा खाली। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।